गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग होम साइंस के अंतर्गत जल के बारे में पढ़ेंगे। इस जल क्या है, इसके स्वरूप क्या है, जल का महत्व क्या है, मानव शरीर में जल का क्या काम होता है। तो सबसे पहले जल के बारे में जानते हैं। जल होता क्या है। जल मानव जीवन के लिए जल का उतना ही महत्व है जितना वायु का। मानव जीवन के समस्त भार का लगभग 70% भाग जल ही है। ऐसा भी कहा जाता है कि जल ही जीवन है। इसका मतलब है इसके अभाव में जीवित न रहना। तो आइए समझते हैं कि आखिर ऐसा क्यों कहा जा रहा है, यह क्या है, इसकी हमारे शरीर में और मानव जीवन में क्या उपयोगिता है। वैज्ञानिकों के द्वारा यह सिद्ध किया जा चुका है कि भोजन के बिना लगभग 40 दिन तक जीवित रहा जा सकता है, लेकिन जल के बिना अधिक से अधिक 6 दिनों तक ही जीवित रहा जा सकता है। अतः जल की महत्वता को ध्यान में रखकर 22 मार्च को जल दिवस भी मनाया जाता है। मानव जीवन के समस्त भार का लगभग 70% जल ही। तो देखिए कैसे 70% जल है। शरीर का 70 भाग में जल की मात्रा जो होती है, 70% रक्त निर्माण में, 20% मस्तिष्क में, 10% अस्थियों के निर्माण में जल की मात्रा होती है। अब हम पढ़ते हैं जल का स्वरूप क्या है। जल एक रासायनिक यौगिक है। यह हाइड्रोजन के 2 भाग तथा ऑक्सीजन के 1 भाग से मिलकर बना है, इसलिए इसका रासायनिक सूत्र H2O। प्यारे बच्चों, एग्जाम में जल का रासायनिक सूत्र भी पूछा जाता है, तो आपको ये याद रखने की ज़रूरत है कि जल का रासायनिक सूत्र H2O है। जल का प्राकृतिक रूप। तापमान के आधार पर जल मुख्यतः 3 स्वरूपों में पाया जाता है। पहला है द्रव। सामान्य तापमान से यह तरल रूप में होता है और इसे जल कहा जाता है। दूसरा ठोस। 0 डिग्री सेल्सियस या 32 डिग्री फ़ारेनहाइट 0 डिग्री सेल्सियस या 32 डिग्री फ़ारेनहाइट से कम तापमान होने पर जल ठोस बन जाता है और जल के इस ठोस स्वरूप को इसको बर्फ या हिम कहा जाता है। जल गैस के रूप में भी पाया जाता है। 100 डिग्री सेल्सियस या 112 डिग्री फ़ारेनहाइट के ऊपर तापमान पर होने पर जल वाष्प में बदल जाता है, जिसे भाप कहा जाता है। वर्षा के जल से प्राप्त होने वाला जल रासायनिक जल ही होता है, लेकिन धरती तक पहुँचते पहुँचते उसमें अनेक प्रकार के बाह्य पदार्थ मिल जाते हैं, जिससे वह दूषित हो जाता है और इसी कारण रासायनिक जल नहीं मिल पाता है। अब हम लोग जल के महत्व को समझेंगे। जल का महत्व इस प्रकार है। जल सभी जीव जंतुओं को आधारभूत जरूरत है। मनुष्य के शरीर का लगभग 70% भाग जल ही होता है। मनुष्य को अपने विभिन्न कार्यों जैसे खाना पकाना, कपड़े धोना, साफ सफाई करना आदि के लिए जल की जरूरत होती है। मनुष्य को पाचन क्रिया में, उत्सर्जन प्रक्रिया में और अपने शरीर के तापमान को नियंत्रित करने के लिए जल की आवश्यकता होती है। जानवरों को भी अपने विभिन्न प्रक्रियाओं करने के लिए जल की आवश्यकता पड़ती है। पौधे को भी खाना बनाने, खनिज लवणों के संवहन, बीजों के अंकुरण आदि के लिए जल की जरूरत होती है। कुछ जीव जंतु, पेड़ पौधे तो जल में ही रहते हैं। कृषि जैसे खेती करने के लिए जल की आवश्यकता होती है। जल से बिजली बनाई जा सकती है। कई उद्योग जैसे कागज मिल, स्टील संयंत्र और उर्वरक आदि
में जल की जरूरत होता है। यह तो हो गया जल का महत्व। अब जल हमारे शरीर के लिए भी आवश्यक है। शरीर में, मानव शरीर में इसका क्या कार्य है उसको समझेंगे। मानव शरीर में जल का कार्य। मानव शरीर में जल के कार्य निम्नलिखित हैं। जैसे पहला है, मानव शरीर में जल रक्त को तरल बनाए रखने के लिए आवश्यक है। जल के अभाव में रक्त गाढ़ा हो जाता है। और दूसरा है, शरीर से पसीने के रूप में जल निकलता है, अतः इस प्रक्रिया में शरीर का तापमान एक समान बनाए रखने में सहायता करता है। तीसरा है, भोजन पाचन रस में जल के कारण ही जल्दी मिल जाता है और जल भोजन को पचाने में तथा अवशोषित भोजन को परिवहन तथा वितरण में मदद करता है। चौथा है, शरीर में कोशिकाओं के टूटने फूटने तथा अपच आदि के कारण व्यर्थ पदार्थ होते हैं, वो निकल जाता है। इन व्यर्थ पदार्थों को मलमूत्र अथवा पसीने के रूप में जल ही शरीर के बाहर निकालता है। मानव शरीर में जल की मात्रा। रक्त में जल की मात्रा 80%, वृक्क में 83%, यकृत में 70% और मस्तिष्क में 89% और हड्डी में 30% और मांसपेशियों में 75% जल का ही होता है। अब हम पढ़ेंगे जल, विभिन्न कार्यों में जल की आवश्यकता। जल हमारे किस किस काम आता है वो देखते हैं। पहला है, घर के कार्यों में, घरेलू कार्यों में जैसे भोजन पकाने, धोने, घर की सफाई, स्नान आदि में जल की आवश्यकता पड़ती है। दूसरा है, औद्योगिक कार्यों में, लोहा, इस्पात, कागज, वस्त्र उद्योग जैसे सभी उद्योगों में जल की अधिक आवश्यकता होती है। तीसरा है, जनहित कार्यों में, शहर की सफाई जैसे सड़कों को और गटरों की सफाई, सार्वजनिक बाग बगीचों की देखभाल, अग्निशामक सेवाओं, दंगा फैलाने वाले दंगाइयों को रोकने के लिए जल की आवश्यकता होती है। चौथा है, कृषि कार्यों के लिए, फसल अथवा फल तरकारी की उपज के लिए भी जल की आवश्यकता पड़ती है। पांचवा है, व्यापार व्यवसाय के लिए, अस्पताल, डेयरी, होटल, रेस्टोरेंट, लॉन्ड्री के कार्यों को जल की अतिरिक्त आवश्यकता होती है। प्रत्येक व्यक्ति को जल की मांग के आधार पर ही जल की आवश्यकता होती है। सभी के लिए प्रचुर मात्रा में जल की उपलब्धता अत्यंत जरूरी है। इसकी आवश्यकता जलवायु, कार्य दशाओं और आदतों पर निर्भर होती है। अब हम पढ़ेंगे जल प्राप्ति के स्रोत। जल हमें कहाँ कहाँ से किस रूप में मिलता है। जल की प्राप्ति के विभिन्न स्रोत हैं। जैसे पहला है वर्षा का जल, दूसरा है पृथ्वी के ऊपरी सतह का जल और तीसरा है भूमिगत जल। इसमें पहला है वर्षा का जल। प्राकृतिक रूप से प्राप्त होने वाले जल में वर्षा का जल सबसे अधिक शुद्ध होता है। नदी, तालाबों और समुद्र का जल गर्मी के कारण वाष्प के रूप में ऊपर की ओर जाकर संघनन के कारण बादलों के रूप में परिवर्तित हो जाता है। यह बादल ठंडी वायु के संपर्क से धरती पर वर्षा करते हैं। वर्षा का जल वैसे तो सबसे शुद्ध होता है, किंतु वायुमंडल में उपस्थित नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, विभिन्न गैसों तथा धूल के कणों के कारण आकर अशुद्ध हो जाता है। तो बच्चों, एग्जाम में पूछा जाता है कि वर्षा का जल पीने योग्य क्यों नहीं होता है। तो आपको यहाँ ध्यान देने की जरूरत है। वायुमंडल में उपस्थित नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड आदि विभिन्न
गैसों तथा धूल के कणों के कारण यह अशुद्ध हो जाता है। वर्षा की कई फुहारों के उपरांत वायुमंडल की वायु धूल के कण, कार्बन कण आदि अशुद्धियों से रहित हो जाती है तथा वर्षा के जल को एकत्रित करना चाहिए। वर्षा के जल को एकत्रित करने के लिए पक्का टैंक बनवाना चाहिए। एकत्र किए जल को अशुद्धियों से बचाया जा सकता है। इसके लिए उसे ढककर रखना चाहिए तथा वर्ष में एक बार टैंक की अवश्य सफाई करा देनी चाहिए। वर्षा का जल खनिज लवणों जैसे चूना, मैग्नीशियम रहित तथा मृदु होता है। वर्षा के जल में क्या क्या नहीं होता है? चूना, मैग्नीशियम से रहित होता है तथा मृदु मतलब मीठा होता है। इसलिए पीने, पकाने और कपड़ा धोने में यह अत्यंत उपयोगी होता है। दूसरा है पृथ्वी की ऊपरी जल का सतह का जल। वर्षा का जल भूमि पर गिरकर तालाबों तथा झीलों में इकट्ठा हो जाता है। कुछ भाग नदियों में बह जाता है। आज भी बहुत सारे नगर, कस्बे, गांव और धरातल के जल पर निर्भर हैं, जिसमें नदियां, टैंक, तालाब आदि झीलें शामिल हैं। तो पहला है इसमें नदियां हमको कैसे पानी देती हैं। देखो, नदियां भी जल आपूर्ति का प्रमुख साधन होती हैं। ऐसे कई शहर हैं जहां आज भी सार्वजनिक जलापूर्ति के लिए नदियों से ही की जाती है। इनमें दिल्ली, कोलकाता, इलाहाबाद, कानपुर, पूना आदि शहर के मुख्य उदाहरण हैं। मुख्यतः नदियों के जल में धरातल तथा स्रोतों का जल मिश्रित होता है। गांव में नदियों का जल पेय रूप में तथा सिंचाई के लिए उपयुक्त प्रयोग में लाया जाता है और कुछ जगह बिजली को उत्पादन भी में प्रयुक्त होता है। नदी के जल की विशेषताएं। नदी के जल की क्या विशेषताएं होती हैं? नदी के जल की निम्नलिखित विशेषताएं होती हैं। नदियों का जल तेजी गति से बहता रहता है, इसलिए इसमें अशुद्धियां नहीं के बराबर होती हैं। दूसरा है नदी का जल मृदु होता है। तीसरा है नदी का जल अपने उद्गम स्थल पर हमेशा शुद्ध रूप ही होता है। जैसे जल आगे बढ़ता हुआ जाता है, अनेक कस्बों और नगरों से मिलने वाली गंदगी के कारण वह अशुद्ध हो जाता है। दूसरा है झील। झील प्रायः दो प्रकार की होती है, प्राकृतिक झील और कृत्रिम झील। प्राकृतिक झील क्या होती है? वर्षा का जल भूमि के निचले भूखंडों में एकत्रित होता रहता है। संचित जल को यही स्थान पर प्राकृतिक झीलें कहलाते हैं। संचित जल के यही स्थान प्राकृतिक झीलें कहलाती हैं। प्राकृतिक झीलों के जल का गुण इस बात पर भी मुख्य रूप से निर्भर करता है कि जल किन किन स्थानों से किस प्रकार आया है। यह वर्षा का जल भी हो सकता है, प्राकृतिक स्रोतों से भी आया हो सकता है, शहर की गंदगी व नालियों से आया जल भी हो सकता है। प्राकृतिक झीलों का जल प्रयोग करने से पूर्व अच्छी तरह से विशुद्ध कर लेना चाहिए। दूसरा है कृत्रिम झील। कृत्रिम झीलें हैं जो कृत्रिम झीलों का निर्माण बांधों की सहायता से किया जाता है। तीन तरफ से पहाड़ियों से घिरे स्थान को कृत्रिम झील बनाने के लिए चुना जाता है। फिर इसके चारों ओर बांध का निर्माण करते हैं। वर्षा की ऋतु में वर्षा द्वारा इसमें जल एकत्रित हो जाता है। इस जल का उपयोग पीने के लिए तथा सिंचाई के लिए किया जाता है। आजकल विभिन्न नदियों परियोजना में विशालकाय पक्की कृत्रिम झीलों का निर्माण भी किया जा रहा है, जिससे जल को प्रमुख रूप से बिजली उत्पादन तथा सिंचाई के लिए भी उपयोग में लाया जा सके। तीसरा है तालाब और पोखर। वर्षा का जल कच्चे पक्के तालाबों में एकत्रित हो जाता है। हमारे देश में विशेषकर दक्षिण भारत तथा बंगाल में जल प्राप्ति का मुख्य साधन तालाब ही है। सामान्यतः इन जलाशयों के
जल को जानवरों को पिलाने तथा नहलाने में उपयोग किया जाता है। बहुत सी जगहों पर इसके जल की सिंचाई के काम में भी लाया जाता है। अब तालाब और पोखर के कैसे दूषित हो जाती है ये देखते हैं। तालाब और पोखरों का पानी कई कारणों से प्रदूषित होता है जो निम्नलिखित हैं। प्रायः गांव के लोग इन्हीं तालाबों में स्नान करते हैं और अपने वस्त्र आदि धोते हैं, जिसमें से जल प्रदूषित हो जाता है। पशुओं के स्नान मलमूत्र से भी जल प्रदूषित हो जाता है। कभी कभी गांव मोहल्लों की नालियां, गंदगी ये सब जल में आकर जल को दूषित कर देती हैं। तालाब और पोखरों के किनारे स्थित पेड़ पौधों की टूटी पत्तियां भी और जंगली घास भी जल को प्रदूषित कर देती है। मृतक पशुओं, पक्षियों के शव आदि अवशेषों को जल में मिलने से ही जल दूषित हो जाता है। धोबियों का किनारे बने पत्थरों के पाटों पे कपड़ा धोने से, नित्य कार्यों से भी जल दूषित हो जाता है। तालाब के जल के स्थिर होने के कारण गंदगी सदैव बनी रहती है, जो तालाब में स्वयं उसके जल द्वारा शुद्ध करने की शक्ति बहुत कम हो जाती है। 8वां है, तालाब के आसपास कई लोग मलमूत्र त्यागते हैं, जिससे जल प्रदूषित हो जाता है। अब आया तीसरा, भूमिगत अथवा अंतःस्थल जल। वर्षा का जल वह जल है जो धरती सोख लेती है, भूमिगत अथवा अंतःस्थल जल कहलाती है। वर्षा का जल जो पृथ्वी अपने आप सोख लेती है अंदर, वो भूमिगत जल कहलाती है। कुओं, हैंडपंपों का जल भूमिगत जल ही है। भूमिगत जल के निम्नलिखित स्रोत हैं। पहला है स्रोत और झरने। जब जल भूमि द्वारा सोख लिया जाता है, तब यह भूमिगत जल एक अप्रवेश स्तर पर पहुंचकर इकट्ठा हो जाता है। यदि यह अप्रवेश स्तर किसी ढलान पे होता है तो यह जल ढलान के तल पर पहुंचकर एकत्रित होता है। जब कभी जल को निकलने का स्थान नहीं मिलता है तो जल अंदर के दबाव के कारण भूमि के ऊपरी धरातल पर बहने लगता है। इस प्रकार की यह स्रोत को रूप में फूट पड़ता है। जब ये स्रोत कभी पहाड़ों पर फूटते हैं तो कभी नीचे की ओर बहने लगते हैं। इन्हीं को झरना कहा जाता है। दूसरा है वर्षा का जल। भूमिगत जल में दूसरा है कुएं का जल। वर्षा का जल भूमि की परतों को पार करता हुआ भूमि में गहराई में एकत्रित हो जाता है। यही गहराई में इसका भंडारण हो जाता है। भूमि को जब जल प्राप्ति के स्तर तक खोदा जाता है तो यही जल कुओं से प्राप्त होता है। विशेष प्रकार के कुएं निम्नलिखित होते हैं। भूमिगत आर्जेंटीन कुएं। इस प्रकार के कुओं का प्रयोग विशेष रूप से फ्रांस के आर्जेंटीन नामक स्थान पर दीर्घ साल से हो रहा है। बच्चों, एग्जाम में पूछा जाता है आर्जेंटीन कुएं के बारे में लिखिए, समझाइए इसको। इस प्रकार के कुओं का विशेष प्रयोग फ्रांस के आर्जेंटीन नामक स्थान से दीर्घकाल से हो रहा है। उसी के नाम पर इन कुओं को आर्टेजियन कुएं कहते हैं। यह भी कुएं गहरे कुओं का ही एक रूप है। इन कुओं का जल 2 अभेद स्तरों से बीच होता है। विशेष मशीनों के द्वारा भूमिगत धरातल तक छेद किया जाता है। तत्पश्चात पाइप को 2 अभेद स्तरों पर जल तक पहुंचाया जाता है तो भूमि के दबाव से स्वयं ही जल फव्वारे की तरह ऊपर उड़ जाता है। धरती के पिछले हिस्से के जिस स्थान से यह कुआं खोदा जाता है वह स्थान अभेद स्थल के जल की सतह की अपेक्षा कम ऊंचाई पर होता है, इसलिए इसे भूमि में छेद हो जाने से गहराई तक जल दबाव के साथ उठता है। भारत में इस प्रकार के कुएं पांडिचेरी और सिलहट में हैं। इनसे प्राप्त केवल सर्वाधिक जल शुद्ध होता है, पेयजल सर्वाधिक शुद्ध होता है, परंतु इसमें एक विशेष सावधानी
बरतनी चाहिए। बाह्य वातावरण की गंदगी जल को प्रदूषित ना कर सके। भूमिगत अंतःस्थल जल में तीसरा है नल एवं कुएं का नलकूप। हमारे देश में अब साधारण कुओं की अपेक्षा नलकूप की व्यवस्था की जाने लगी है। इससे विशेष प्रयोगों हेतु प्रचुर मात्रा में निरंतर जल प्राप्त होता है। नलकूपों का निर्माण बोरिंग मशीन के द्वारा लोहे के पाइप को धरातल में प्रवेश करके किया जाता है। सिंचाई हेतु नलकूप की गहराई 40 से 100 फुट के मध्य हो सकती है। जल आपूर्ति के नलकूप बहुत गहरा होना चाहिए। इस प्रकार बच्चों हमने जल का स्वरूप और जल की महत्व और जल के प्रमुख साधन के बारे में पढ़ा। आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा। कि ग्राफ मैंने आपके लिए बनाया है, देखो आप ग्राफ से आप समझ पाओगे कि जल के साधन कौन कौन से हैं। बाकी अगली कक्षा में हम जल के प्रकार और जल प्रदूषण के कारण और प्रदूषित जल से होने वाले रोगों के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।